हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फैक्ट पर। आज की जो अपनी वीडियो दोस्तों एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो 10वां पार्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड जीव रसायन का जो है थर्ड पार्ट है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट हमने तैयार कर दिए हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं जाके देख लेना दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट और इस पार्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में दोस्तों एक और प्रोटीन पे हमने वीडियो तैयार कर दी है। इसके बाद में ये तीसरी है दोस्तों, किस पर? एंजाइम पर। तो आज की वीडियो में हम एंजाइम को देखेंगे दोस्तों। ये पार्ट दोस्तों 8 नंबर का, इसलिए इस पर मैं अलग अलग पार्ट में अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, और इसके नोट्स चाहिए तो भी नीचे दोस्तों कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है एंजाइम। एंजाइम है क्या दोस्तों? तो एंजाइम क्या है दोस्तों? सबसे पहले हमें ईस्ट से प्राप्त किया गया था। किससे प्राप्त किया गया दोस्तों? ईस्ट यानी खमीर। खमीर से इसको प्राप्त किया गया था सबसे पहले। तो ये जो दोस्तों खमीर से प्राप्त किया गया, बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब बात आती है इसके शाब्दिक अर्थ की। तो एंजाइम जो है वो दोस्तों ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया? ग्रीक भाषा के दोस्तों एन, एक तो वर्ड लिया गया एन, और दूसरा है दोस्तों जाइम। ठीक है, ZYME। तो दोस्तों एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है इन, यानी अंदर। जाइम का मतलब है दोस्तों क्या? खमीर या फिर ईस्ट। ईस्ट है इसका मतलब। ठीक है, यानी कि ईस्ट के अंदर पाए जाने वाला। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ईस्ट से प्राप्त किया गया था। तो दोस्तों इसी आधार पर इसका नाम पड़ा है। ग्रीक भाषा में ईस्ट को क्या बोलते हैं? जाइम बोलते हैं, और जाइम के अंदर पाया जाता है, इसलिए इन को ग्रीक भाषा में एन बोलते हैं। तो दोस्तों एंजाइम। ठीक है, इस तरह से इसका नाम एंजाइम पड़ा। तो अब बात आती है दोस्तों एंजाइम है क्या। ठीक है, तो एंजाइम क्या है कि ये प्राकृतिक सरल या फिर संयुक्त प्रोटीन है। क्या है दोस्तों? जैसा कि हमने कल देखा था, कल वाली वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है दोस्तों, प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन है वो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन ही होती है एक प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है जो क्या करते हैं दोस्तों, ये क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, या तो सरल बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए दोस्तों संयुक्त। ठीक है, संयुक्त प्रोटीन है जो क्या करता है कि अपने जो शरीर के अंदर होती है जैविक क्रियाएं, ठीक है, जो क्या होती है जैविक रिएक्शंस होती हैं, उनकी दोस्तों जो वृद्धि होती है उनको बढ़ा देता है, उनकी जो गति होती है उनको बढ़ा देता है, उनके वेग को बढ़ा देता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। इसके अलावा अगर आपको परिभाषा पूछ ली जाए तो आप एक और परिभाषा दे सकते हैं दोस्तों कि एंजाइम क्या है? एंजाइम एक जटिल, क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो कि जीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जीवों में होने वाली जैव रासायनिक रिएक्शंस, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, उनके वेग को बढ़ाता है। वह स्वयं अपरिवर्तित रहता है। स्वयं क्या रहता है दोस्तों? अपरिवर्तित रहता है, खुद में कोई बदलाव नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, खुद के अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दोस्तों जो एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो बात आती है एंजाइम की आगे कि दोस्तों ये अब तक जो टोटल कितने ये खोजे गए हैं दोस्तों एंजाइम, तो अब तक जो लगभग दोस्तों ये मान लीजिए आप 3000 के लगभग जो एंजाइम है वो खोजे जा चुके हैं, जिनमें से दोस्तों 300 एंजाइम जो है उनका उत्पादन है वो दोस्तों औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है दोस्तों एंजाइमों का वर्गीकरण। ठीक है, तो एंजाइमों के वर्गीकरण में दोस्तों एक लिस्ट है जो मैं पहले बना देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो दोस्तों ये है अपनी एंजाइम के वर्गीकरण की सारणी। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेजेज। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? जो जैविक ऑक्सीकरण एवं जो अपचयन वाली रिएक्शन होती है वो आती है इसके अंदर। इसके बाद में बात आती है दोस्तों तो ट्रांसफरेजेज। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? दो पदार्थों के बीच विनिमय। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि जो पदार्थ है, जैसे अपना है दोस्तों AB और CD है, इसके अंदर क्या होगा? विनिमय हो जाएगा। B की जगह C आ जाएगा, C की जगह B आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC और BD। इसके बाद में बात आती है दोस्तों हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस क्या होता है दोस्तों? जल अपघटन। तो इसके अंदर क्या होगा? जल अपघटन होगा किस चीज़ का? जैसे दोस्तों AB है, ये अपना कोई यौगिक है, इसका जब जल के साथ कोई रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि जल है वो टूट जाएगा दोस्तों। टूटने के बाद इसका जल अपघटन हो जाएगा। ठीक है, B के साथ क्या H है वो संयुग्मित हो जाएगा और ये एक अलग यौगिक बन जाएगा। सबसे पहले बन जाएगा AOH, उसके बाद में बन जाएगा BH। ठीक है,
इसके बाद में बात आती है दोस्तों लाइसिस। लाइसिस के अंदर क्या होता है, जल अपघटन के अतिरिक्त कोई भी अगर अपघटन हो तो वो कौन सा होता है, लाइसिस। लाइसिस के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे ए बी है वो ए और बी के अंदर टूट गया। इसके बाद में आइसोमरेसिस। आइसोमरेसिस के अंदर क्या हुआ दोस्तों, जो समावयवीकरण की जो रिएक्शन होती है वो आएगी दोस्तों इसके अंदर। और इसके बाद में आएगा दोस्तों लाइगेज। तो इसके अंदर क्या होगा, एटीपी के साथ युग्म रिएक्शन जो होती हैं वो सारी इसके अंदर आएगी। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, या तो सीधी ये सारणी बनानी पूछेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या है, आपको सीधा ये ऐसा ही लिख के आना है। या फिर दोस्तों जो अपना दोस्तों हाइड्रोलाइसिस है और लाइसिस है, इसमें से क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे अगर पूछे जाएंगे तो। इसके बाद ही बात आती है दोस्तों एंजाइमों का नामकरण। तो दोस्तों एंजाइमों के नामकरण के अंदर क्या होता है कि सामान्यतः जो एंजाइम होते हैं उनका नाम लिखते समय क्या करते हैं हम, कि जो क्रियाधार है, क्रियाधार क्या होता है दोस्तों, कि जैसे अपना कोई ये मान लीजिए दोस्तों अपना ए बी है, ठीक है। तो ये किसके अंदर टूटा है, इससे कोई प्रोडक्ट बना है। जैसे आप मान लीजिए सी कोई प्रोडक्ट बनाए, तो इसके अंदर ये क्या है, क्रियाधार है इसका, ये क्या इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्रियाधार जो होता है दोस्तों, जिसकी रिएक्शन होती है, उसके अंत के अंदर, उसके लास्ट के अंदर जब एज जोड़ देते हैं, ठीक है, एज अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका एंजाइम हो जाता है दोस्तों। नॉर्मली इसी तरह इसका जो होता है अनुलग्न एज लग जाता है, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अपना माल्टोज है, ठीक है, माल्टोज क्या है, शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसको दोस्तों जब इसका अपघटन होगा तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा दोस्तों जो ग्लूकोज बनेगी दोस्तों, ठीक है। ग्लूकोज के दो अणु बनेंगे, एक ग्लूकोज का बनेगा और दूसरा दोस्तों एक और बनेगा C6H12O6। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जो माल्टोज का फॉर्मूला है वो भी लिख देता हूँ मैं। इसका होता है दोस्तों C12H22O11, ठीक है। तो इसका जब हुआ दोस्तों रिएक्शन होने के बाद ये बना इसका उत्पाद। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ये क्रियाधार है माल्टोज, तो इसका एंजाइम क्या हो जाएगा, माल्टेज। माल्टेज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से इसका सीधी सी बात है, नामकरण के अंदर क्या होगा, जो अपना रिएक्टेंट है, ठीक है, उसका क्या होगा, उसके अंत के अंदर क्या लगा देंगे, एज लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में बात आती है दोस्तों एंजाइमों के कार्य, ठीक है, यानी कि कौन कौन से एंजाइम है वो कहाँ पर क्या कार्य करते हैं। इसके लिए भी दोस्तों एक सारणी है जो मैं बना देता हूँ, उससे के बाद मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है अपनी एंजाइमों की कार्य विधि के जो अपनी सारणी है वो सारी की सारी, ठीक है। ये अगर आपको याद है तो आपके क्वेश्चन नहीं कटेंगे इससे, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है ऑलमोस्ट छोटे वाली क्वेश्चनों में। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, एंजाइम है अपना, यहाँ पे ओरिजिन यानी कि वो कहाँ पर कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो अपनी रिएक्शन है उसका सब्सट्रैक्ट, उसके बाद में दोस्तों प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बात आती है टाइलिन। तो टाइलिन कहाँ पे, लार में पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड है उसको माल्टोज में बदल देता है। इसके बाद में बात आती है दोस्तों माल्टेज, जो आंतररस में पाया जाता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। इसके बाद में बात आती है दोस्तों एमाइलोप्सिन, जो क्या है अग्नाशी रस के अंदर पाया जाता है और पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदलता है। इसके बाद में बात आती है दोस्तों पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, उधर या फिर जो जठरस होता है, अपना स्टोमच होता है, पेट होता है, उसके अंदर पाया जाता है और प्रोटीन को पॉलीसेकेराइड्स में बदल देता है। पेप्सिन है वो हो गया। इसके बाद में बात है दोस्तों ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है कि जो अग्नाशी रस है उसमें उपस्थित जो प्रोटीन है, या फिर इसके अलावा दोस्तों जो प्रोटीन के अलावा प्रोटीन की जो इकाई होती है दोस्तों, जो हमने पहली बार वीडियो में बताया था पॉलीपेप्टाइड होती हैं, ठीक है। उनको क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन को तो पेप्टाइड में तोड़ देता है और जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं इसके अंदर उपस्थित उनको क्या करता है, अल्फा अमीनो एसिड में तोड़ देता है दोस्तों। इसके बाद में बात आती है लाइपेज। लाइपेज क्या कहाँ पर पाया जाता है, उधर या फिर जठरस में पाया जाता है, जो कि फैट जो होती है अपनी वसा होती है उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है। इसके बाद बात आती है दोस्तों डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिएज, या फिर बात आती है दोस्तों राइब्रो न्यूक्लिएज। ये क्या करते हैं, आंत या अग्नाशी रस में पाई जाती हैं, जो कि है दोस्तों डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिएज जो है, ये क्या करता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के अंदर तोड़ देता है डीएनए को। इसके बाद बात आती है दोस्तों दूसरा राइब्रो न्यूक्लिएज है, वो क्या करता है, आरएनए को मोनोन्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसके कार्य हैं, इन्हीं से क्वेश्चन उठेगा दोस्तों अगर उठेगा तो, ठीक है। इसके बाद में तो दोस्तों बात आती है अपनी, ये तो हो गई इसकी कार्य की।
कार्य के बाद में आता है दोस्तों गुणधर्म, ठीक है, जो अपने एंजाइम है, एंजाइमों के गुणधर्म। तो गुणधर्मों में बात आती है दोस्तों, सबसे पहले बात आती है ये जो है वो दोस्तों रंगीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? रंगीन होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। सबसे पहले बात आ गई रंगीन। उसके बाद में दोस्तों 2 नंबर जो बात आती है वो आती है कि इनका आणविक द्रव्यमान है वो अधिक होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? इनका जो आणविक द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान अधिक होता है दोस्तों। इनके कारण इनका जो अणु भार है वो भी बड़ा हो जाता है, इनकी वृद्धि अणु होते हैं दोस्तों ये। इसके बाद में जो 3 नंबर अपनी बात आती है वो क्या आती है कि दोस्तों इनकी जो प्रकृति है वो कौन सी होती है? कोलाइडी प्रकृति की होती है ये, ठीक है, कोलाइड के रूप में उपस्थित रहते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात आती है अपनी कि इनका जो क्रियाशीलता है वो सर्वाधिक है, वो 298 केल्विन से, ठीक है, जो अपनी बात आती है 310 केल्विन के बीच का जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर ये सर्वाधिक क्रियाशील रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो पीएच की अगर बात आए तो ये 6 से 8 पीएच के मध्य सर्वाधिक क्रियाशील रहते हैं। इसके बाद में जो दोस्तों बात आती है कि इनकी प्रकृति है वो दोस्तों अति विक्षेपित होती है दोस्तों, ठीक है। वो क्या होता है कि दोस्तों ये बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती है, ठीक है, उनमें कोई एक जो रिएक्शन है उसके अंदर सिर्फ एक ही कार्य करता है, तो इसलिए क्या होते हैं दोस्तों? विशिष्ट होते हैं, ठीक है, अति विशिष्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों एक रिएक्शन के अंदर एक ही एंजाइम काम करता है, दूसरा नहीं करेगा दूसरी रिएक्शन में। इसके बाद में बात आती है दोस्तों अपना वाला आता है, उसके अंदर क्या होगा कि जो एंजाइमों की क्रियाशीलता है वो कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके द्वारा इनकी जो क्रियाशीलता है उनको है वो दोस्तों कुछ हद तक कम किया जा सकता है, ठीक है। जैसे दोस्तों वे पदार्थ जो एंजाइमों की क्रियाशीलता को कम करते हैं, ठीक है, संदमक कहलाते हैं। जो क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं दोस्तों एंजाइमों की और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, जो अभी की क्रिया को बढ़ा देते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। और जो कम करते हैं उनको संदमक बोलते हैं। इसके बाद में जो अपनी बात आती है दोस्तों वो क्या आती है कि दोस्तों ये 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में कितने? लगभग 10 लाख के लगभग, ठीक है, लगभग 10 लाख के लगभग जो सब्सटेंट है उनके अणुओं को क्या करता है कि दोस्तों ये उत्पाद में बदल देता है। इसके बाद में दोस्तों इनकी जो क्रियाशीलता है वो सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा हो गई। तो दोस्तों कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर अगर एंजाइम उपस्थित नहीं है तो उसकी जो गति होगी एंजाइम के बाद कितनी हो जाएगी? 10 गुना फालतू हो जाती है दोस्तों पहले की अपेक्षा। इसके अलावा दोस्तों एक एंजाइम की बहुत कम मात्रा उत्प्रेरित कर देती है रिएक्शन को। इसके बाद में जो अपनी आगे वाला पॉइंट आता है वो क्या आता है दोस्तों? एंजाइमों की क्रिया विधि, यानी कि एंजाइम है वो किस तरह से क्रिया करते हैं, किस तरह से काम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात आती है एंजाइमों की क्रिया विधि की। तो एंजाइमों की क्रिया विधि में क्या होता है दोस्तों कि एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है दोस्तों? जैव रासायनिक उत्प्रेरक है जो अपनी रिएक्शन है उसके अंदर जो आवश्यक सक्रियण ऊर्जा है, ठीक है, किसी जो अपनी रिएक्शन है उसको सक्रियण ऊर्जा जो उसकी होती है उसको कम कर देता है, और जो दोस्तों उसकी वेग है रिएक्शन का उसको बढ़ा देता है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से जो एंजाइम है वो काम करता है। तो इसके बारे में दोस्तों जो वैज्ञानिक माइकल व मेंडल नाम आता है दोस्तों एक कुछ जगह पर, और कुछ जगह पर दोस्तों इसको क्या बोल दिया जाता है? इसको मेंटर बोल दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में किसने बताया था? इसकी क्रिया विधि के बारे में भी, एंजाइम है वो किस तरह से काम करते हैं। तो माइकल और मेंटर ने बताया था दोस्तों। इन्होंने क्या बताया था कि दोस्तों किसी भी जो एंजाइम है उसकी सतह पर क्रियाधार है वो अधिशोषित होकर एक मध्यवर्ती बनाते हैं, ठीक है, एक इंटरमीडिएटर बनाते हैं जो कि अंत में प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह ये काम करती हैं। तो इन्होंने किस तरह से बताया था दोस्तों, उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे दोस्तों ये कोई अपना है, मान लीजिए ये कोई अपना एंजाइम है, ठीक है, जो एक जगह स्थिर है, और ये कोई अपना क्या है? कोई अपनी क्रियाधार है दोस्तों। वो क्या करेगा? इसके ऊपर आकर यहाँ पर अधिशोषित हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्रियाधार है, ये यहाँ पे अधिशोषित हो गया। तो अधिशोषित होने के बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगी? ये यहाँ पे अधिशोषित हो गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या होगा? तो अब क्या होगा दोस्तों? तो ये क्या तैयार हो गया दोस्तों? यहाँ पे ये तैयार हो गया यहाँ पे ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स क्या होता है दोस्तों? E का मतलब हो गया एंजाइम, S का मतलब हो गया सब्सटेंट। तो ये जो अपना एंजाइम है, एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे तैयार हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो आगे की जो क्रिया है वो मैं पहले यहाँ पे जो लिख देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ अच्छे से क्या किस तरह होता है ये।
तो दोस्तों ये अपनी पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जो बात आती है वो क्या आती है कि दोस्तों जो अपना ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले ये अपना एंजाइम है, ठीक है। ये अपना कोई क्या है दोस्तों, सब्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अधिशोषित हो जाएगा। अधिशोषित होने के बाद दोस्तों ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ईएस कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो ये अपना कॉम्प्लेक्स है ईएस कॉम्प्लेक्स, इसकी रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, अधिशोषण के बाद जो रिएक्शन होगी उसके फलस्वरूप दोस्तों ईआई कॉम्प्लेक्स बनेगा। ईआई दोस्तों ये होता है इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती, मध्यवर्ती बनता है दोस्तों, ठीक है। मध्यवर्ती के बाद क्या बनेगा दोस्तों, ईपी कॉम्प्लेक्स बनेगा। ईपी यानी कि दोस्तों जो होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ईआई है ये दोस्तों जो अपना प्रोडक्ट है वो और एंजाइम है वो मिश्रित रूप से क्या बना लेते हैं, ईपी कॉम्प्लेक्स। और दोस्तों जब ईपी कॉम्प्लेक्स से क्या होता है कि दोस्तों प्रोडक्ट अलग हो जाता है, तो प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है विशोषण के फलस्वरूप। तो वहाँ पे क्या होता है, ईपी है वो एंजाइम और प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है। इस तरह से इसकी क्रिया विधि है वो खत्म हो जाती है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं दोस्तों अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो देख लीजिए दोस्तों, जैसे ये कोई है अपना, ये मान लीजिए आप अपना कोई क्या है एंजाइम है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये अपना कोई सब्सट्रैक्ट है, ठीक है। वो आएगा यहाँ पे अधिशोषित होगा। अधिशोषित होने के बाद क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बन जाएगा ईएस कॉम्प्लेक्स। और ईएस कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होगा दोस्तों, ये है वो क्रिया करके ईआई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वो कैसा होगा, मान लीजिए दोस्तों ऐसा होगा, ठीक है। तो ईआई कॉम्प्लेक्स के बाद में दोस्तों ये होगा इंटरमीडिएटर। इंटरमीडिएटर के बाद में दोस्तों क्या होगा कि इसकी और रिएक्शन होगी और यहाँ पे दोस्तों ईपी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ईपी कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये प्रोडक्ट है दोस्तों जो कि यहाँ पे अधिशोषित है, इसलिए ये ईपी कॉम्प्लेक्स है। और जब दोस्तों ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा और वापस एंजाइम बन जाएगा जैसा था वैसा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद में बात आती है दोस्तों एंजाइमों की उपयोगिता। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले क्या आता है कि दोस्तों जो एंजाइम है वो मुख्य रूप से पाचन क्रिया में सहायक होते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है पाचन क्रिया में। इसके बाद में दोस्तों 2 नंबर बात आती है कि एंजाइमों का उपयोग रोगों के रोकथाम के लिए भी किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे दोस्तों एल्बिनिज्म रोग है, ठीक है। क्या होता है, एक रोग होता है दोस्तों एल्बिनिज्म रोग। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो ट्रायोसिनेज एंजाइम होता है उसकी कमी हो जाती है दोस्तों, उसके कारण ये रोग होता है। तो जब इसको भोजन के द्वारा पूर्ति कर देते हैं तो इस एंजाइम से क्या हो जाती है दोस्तों, इस रोग से क्या हो जाता है, हमको मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों 3 नंबर जो अपनी बात आती है वो क्या आती है, रोगों के उपचार में भी एंजाइम प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पहले तो क्या है दोस्तों, रोकथाम है। अब बात आती है दोस्तों उपचार। दोनों में बहुत फर्क होता है दोस्तों, ठीक है। रोकथाम तो पहले की जाती है, उपचार रोग होने के बाद की जाती है। जैसे दोस्तों हृदय रोग के उपचार में दोस्तों स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है उनका उपयोग किया जाता है, जो कि रक्त के थक्के को घोलने में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कौन सा उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है वो क्या होगा, रक्त के थक्के को, जो रक्त का थक्का होता है, ठीक है, रक्त के थक्के को है वो दोस्तों पिघला देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो अपने हृदय रोग है उनकी जो संभावना है वो कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है, वो ठीक हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों 3 नंबर बात आती है वो क्या आती है, औद्योगिक क्षेत्रों में दोस्तों जैसे मदिरा है, वाइन है, ठीक है, इनकी शराब है, उनको बनाने में जैसे ईस्ट का यूज़ किया जाता है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एंजाइम होता है। तो ये हो गया दोस्तों कौन सा, औद्योगिक क्षेत्र में। तो दोस्तों ये जो अपना एंजाइम है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंजाइम से तो इसी से पूछे जाएंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो दोस्तों नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो को शेयर करना कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। अगर शेयर नहीं करोगे तो शायद मैं नोट्स आपको अवेलेबल शायद नहीं करूँगा, लेकिन शेयर करोगे तो पक्का आपको नोट्स है वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।